नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शीतल पी सर। स्वागत और अभिनंदन। जी। देश में बड़ी 3 समस्याएं खड़ी हो गई हैं। एक एक राज्य की है और 2 देश की बड़ी समस्या है। एसआईआर पूरा देश जानना चाहता है क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोट कट गए। अकेले लखनऊ में 12 लाख वोट कटे। उत्तर प्रदेश में तो कई जनपद हैं, 5-5 विधानसभाएं, 7-7 लाख वोट कट गए, यानी 1 लाख से ज्यादा एक विधानसभा में। क्या होगा मुझे नहीं मालूम। दूसरी समस्या, पूरी दिल्ली में जो संवेदनशील लोग हैं वो सड़कों पर हैं और उन्हें धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। उसका मेजर कारण सबसे बड़ा यह है कि जो पार्टी धरने से ही सत्ता में आई है उसे धरने से डर लगता है, कहीं हमारा अस्त्र न छिन जाए। किसी के अस्त्र शस्त्र छिन जाएंगे तो करेगा क्या। और तीसरा सवाल है ब्राह्मणों की बैठक से मचा बवाल और उसके बाद नसीहत दर नसीहत। तो पहला सर से सवाल मेरा यही है कि एसआईआर में जो आपने, अब तो लिस्ट आ गई पूरे 75 जनपद की भी उत्तर प्रदेश की घोषित कर दी। बंगाल में ममता जी अपने हिसाब से कह रही हैं, केरल वाले अपने हिसाब से कह, मतलब हर राज्य का कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष संतुष्ट है तो योगी जी कह रहे हैं कि हमें तो हराने की व्यवस्था रच दी है। बहुत आपने ठीक कहा। दरअसल जिस तरह से एसआईआर को किया जा रहा है उस पर जो संदेह थे, अब ऐसे तथ्य आ रहे हैं कि वो संदेह जो है सिर्फ संदेह नहीं है या सिर्फ राजनीतिक कारण उसके लिए नहीं है। तथ्यगत स्थितियां ऐसी हैं कि उस पर संदेह किया जाना चाहिए। सबसे गंभीर बात आई है बंगाल से, क्योंकि बंगाल से जो रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में आई है वो ये बता रही है कि वहाँ आरओज जो हैं, जिनको ये अधिकार है संविधान के तहत और इसके नॉर्म्स जो हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के अपने, उसके तहत उनको ही अधिकार है किसी को शामिल करने या किसी कारण से जो वैधानिक कारण हो उसके आधार पर उसकी वोटर लिस्ट में उसका नाम हटाने का। उनकी ये शिकायत है, उनकी एसोसिएशन ने लिखित शिकायत की है खुद ही चुनाव आयोग से ही, कि उनकी जगह कोई सॉफ्टवेयर है जो केंद्रीय स्तर पर नियोजित किया जा रहा है और जिससे किसके नाम रखे जाएं और किसके हटाए जाएं, किसकी कंप्लेंट ली जाए नहीं ली जाए, ये सब काम वो कर रहा है। और वो जो काम वो उनके अधिकार में है उसकी जगह ये हस्तक्षेप दूसरी जगह से हो रहा है। अब ये इतनी बड़ी बात है, क्योंकि ये आधिकारिक तौर पर कंप्लेंट है, उन लोगों ने की है जो इसके अधिकारी हैं, उनके खिलाफ की है जिन पर आरोप लग रहे हैं। तो अब इसके बाद बचता क्या है? समस्या ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इसकी सुनवाई कर रहा है और जिस तरह से उसमें आगे बढ़ रहा है, बिहार इलेक्शन से पहले से ही मामला उनके पास है, उससे लगता नहीं कि कोर्ट्स की कोई इसमें रुचि है किसी इसको कहीं पहुंचाने की, इसको कहीं ऐसी जगह जिससे लोगों में विश्वास हो। यानी कोर्ट्स का जो अपना ही फैसला था, एक उनका 23 मार्च का फैसला था, 23 एग्जैक्टली डेट हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन मार्च 2023 का फैसला जो है उसमें उन्होंने जो कहा था और काफी वृतांत कहा था, 2-3 पैरा में कहा था कि चुनाव की प्रणाली लोकतंत्र की एकदम आत्मा है। इस पर अगर अविश्वास है तो वो गलत है, उसको ठीक करना जरूरी है। अविश्वास को ठीक करने की जिम्मेदारी और किसी की नहीं, खुद चुनाव आयोग की है, क्योंकि वो स्वायत्त है। उसको कानून ने संरक्षण दे रखा है, संविधान ने संरक्षण दे रखा है। तो इसलिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ऐसे करे कि चीजों से लोगों को असहमति ना हो। यहां ये देख रहे हैं कि वो बुलडोज कर रहा है, जैसे इस पूरा तंत्र इस समय चीजों को बुलडोज कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आचरण करता हुआ चुनाव आयोग दिख रहा है। वो किसी को संतुष्ट करने, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन तक के बयान पर वो पॉलिटिकल बयान दे रहा है और मतलब किसी चीज का जवाब न देना, किसी चीज पर किसी को संतुष्ट न करना। तो जब वो ये नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही पुराने आदेश की जगह नई तरह की व्यवस्था क्यों लेके चल रहा है? तो सिर्फ चुनाव आयोग की बात नहीं है, पूरे तंत्र में अब हमें ऐसे रोग दिख रहे हैं कि भारत को बहुत जल्दी ही दुनिया के कम से कम वो हिस्से जो लोकतंत्र वगैरह को मॉनिटर करते हैं, वो उस कैटेगरी में निश्चित तौर पर डाल देंगे जिन्होंने पहले ही हमें खतरनाक कैटेगरी में डाला हुआ है कि हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हैं, कि सिर्फ चुनाव होने के अलावा हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं बचा है।
अब शायद वो चुनाव को भी उस कैटेगरी में डालेंगे कि ये चुनाव भी चुनाव नहीं बचा है, इसमें भी अब सफाई नहीं रह गई है, इसमें भी अब विश्वास नहीं रह गया है। तो हम ऑटोक्रेसी में ही सीधे सीधे जाएंगे। इसके बाद की हमारी जो रेटिंग होगी वो उन्हीं देशों के साथ हो जाएगी जो ऑटोक्रेट है। तो ये या तानाशाह कहलाते हैं। तो ये जो स्थिति है, इस ओर हम क्यों पहुंच गए हैं और क्यों पहुंच रहे हैं? दुर्भाग्य है कि जो नीति नियंता है उनके साथ चूंकि भीड़ है, उनके साथ चूंकि कथित सफलताएं हैं, जिस पे तमाम संदेह भले ही हैं, लेकिन वो अपने बैनर पे लगाए हुए हैं कि साहब हम चुनाव जीत गए, चुनाव जीत गए। जो चुनाव जीत जाने का मतलब सब कुछ ठीक नहीं होता। चुनाव इंदिरा गांधी भी जीत गई थी, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो उसको ठीक थोड़ी कहा गया। वो देश के लिए धब्बा है। तो चुनाव जीतना कोई हल नहीं है। चुनाव राजीव गांधी जितनी सीटें जीत गए थे उतनी तो नेहरू जी भी नहीं जीते थे, इंदिरा गांधी भी नहीं जीती थी, मोदी जी भी नहीं जीते हैं, उतना कोई नहीं जीता था श्रीमती गांधी की मृत्यु के बाद। लेकिन इसके बाद उनके जो काम थे उन सारे कामों को सही इसलिए नहीं ठहरा दिया जाएगा कि वो चुनाव जीत गए थे या उन्होंने 400 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली थी। ये तर्क तो कुतर्क है। लोकतंत्र में चुनाव जीतना एक क्रिया है, लेकिन वो अंत नहीं है। उसके बाद ढेर सारे आगे की चीजें हैं। और लोकतंत्र में हमेशा ये सवाल करने का पक्ष हमेशा उपलब्ध रहता है, उपलब्ध रहेगा भी। लोकशाही का मतलब है कि लोगों का अपना बनाया हुआ तंत्र, ये नहीं कि जिसने कब्जा कर लिया उसका तंत्र हो गया। इधर कुतर्क चल रहा है कि जिसने कब्जा कर लिया साहब वो राजा हो गया। राजशाही नहीं है, ये लोकशाही है। इस अंतर को हमारा समाज अभी अंगीकार, उत्तर भारत और मध्य भारत का खासकर, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कुशिक्षा, अशिक्षा, गरीबी और कुपड़ता इत्यादि का भारी शिकार है, बेरोजगार भी है, उसमें ये सब चीजें ज्यादा व्याप्त है। जी सर, अभी आपने कहा कि हम ऑटोक्रेसी में जा रहे हैं। कल मैं फिर अपने अगले सवाल पर आऊंगा, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। कल जी पूरे विश्व की खबरों पर बीबीसी ने एक खबर छाप दी कि भारत की बड़ी फजीयत हुई है, बहुत थू थू हुई है। प्रधानमंत्री चर्च तो जाते हैं, लेकिन चर्च के बाद कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कहीं रामायण का पाठ हो रहा है। त्योहार पर भी पाबंदी लगेगी। हम तो नारा सुना था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। अब ये कौन सी बात नई कहां से आई? अब प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं इन सब चीजों का कैसे मतलब उनके चर्च जाने का क्या मतलब है जब उनके दल के सहयोगी ग्रुप्स देश भर में हिंसा करते हुए घूम रहे हों। खुद उनकी लोकसभा क्षेत्र में घाट पर विदेशी नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि वो ऐसी टोपियां लगाए हुए थे जो क्रिसमस पे लोग लगाते हैं। तो हमारे ख्याल से तो हमारे देश के लिए और समाज के लिए इससे बड़ा शर्मिंदगी की बात कहीं नहीं हो सकती कि देश भर में हिंसा हुई है, ऐतिहासिक हिंसा हुई है, और सारी दुनिया में हम पे मतलब शर्मिंदगी का बायस बनने का नजारा पैदा हो गया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से कोई एक बयान तक ना आना, उनके दल की ओर से इसको इधर उधर डिफेंड करना, और जिन लोगों ने ये सब किया उनके लिए संरक्षण देना, बहुत ज्यादातर जगहों पर टाल मटोल करना एफआईआर वगैरह करने में, एफआईआर कर लेने के बाद कोई धरपकड़ न करना, ये सब चीजें। और देश में और तरह की भी हिंसा लगातार हो रही है। आज जब हम आप बात कर रहे हैं, बरेली में एक नर्सिंग की छात्रा जो है अपना जन्मदिन बनाने के लिए अपने 10-12 दोस्तों के साथ गई थी, इसमें अधिकांश हिंदू थे, 2 मुसलमान भी थे। उन मुसलमान बच्चों को जो है, बच्चों क्या नौजवान थे, सब बालिग हैं, और एक कैफे में थे, सार्वजनिक जगह पर पैसा खर्च करके अपनी खुशी मना रहे थे। एक गुंडों का गिरोह आता है बजरंग दल के नाम पर और उसमें उन लड़कों को बुरी तरह से मारता है, और इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस भी उन गुंडों को पकड़ने की जगह, जिसके सामने मारपीट हुई है, लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, अस्पताल ले जाए गए हैं, हाथ पैर टूटने की खबर आ रही है, वो उन्हीं लोगों को धमकाती फमकाती उन्हीं लोगों को लेके जाती है, क्योंकि पुलिस के हाथ पैर बांधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तो गुंडागर्दी की सरकार है, मॉडल नहीं है, गुंडागर्दी की सरकार हो रही है। अगर आप सत्तारूढ़ दल की विचारधारा से जुड़े हुए तो आप कत्ल करिए, बलात्कार करिए, गुंडागर्दी करिए, जो करना है करिए, आपके लिए खुला देश है। और आपकी ओर से पुलिस जो है दूसरों को पकड़ के फंसा भी देगी, हो सकता है उनमें से किसी की टांग में गोली मार दे, हो सकता है किसी के सीने में गोली मार दे। यह शासन उत्तर प्रदेश का बनाया है, इसको मॉडल बताया जा रहा है। ये जंगल से बदतर है, शर्मनाक है। शर्म भी नहीं है बिल्कुल, राजनीतिज्ञों को शर्म खत्म हो गई है। डूब मरने वाले लोग हैं ये लोग। इन्होंने क्या बना दिया भाई, और इसको दुनिया क्या कहेगी, कहां मुंह दिखाएंगे?
ये तो मुंह पे कालिख नहीं, गोबर, कालिख, मिट्टी, पॉल्यूशन सब पोत दे रहे हैं और उसको श्रेय ले रहे हैं, इसको सनातन बता रहे हैं। ये तुम्हारा शिव कुमार या मेरा तो धर्म नहीं था ऐसा। हमारे माँ बाप ने क्या ये सब सिखाया था? सर सनातन में कहीं हमने तो पढ़ा नहीं, आपने भी बहुत कुछ नहीं, पढ़ा पूरे होगा। मेरी 67 साल की उम्र है, आज से 10-12 साल पहले ये सब, ये कुछ अगर कहीं कोई करता था तो सब जगह उसको थू थू होती थी। मेरी माँ कट्टर धार्मिक महिला थी, घर में मंदिर बना हुआ है, हमेशा पूजा करती थी। हम लोग बाहर पढ़े बढ़े तो थोड़े हम लोगों के दूसरी तरह के विचार हुए, लेकिन घर में एक सांस्कृतिक आचरण था। हमारे गांव में मुसलमान है, छुआछूत और बहुत सारी पुरानी कुरीतियां थी, लेकिन ऐसी कटुता और जहर नहीं था। और उन कुरीतियों पर भी बात हो रही थी, उनको ठीक करने की, और संविधान की रोशनी में नई पीढ़ी अपना रास्ता ले रही थी। ये तो उल्टा शुरू हो गया और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे खराब ये है कि ये सब करने के बाद बड़ी ढिठाई से टेलीविजन चैनलों में, अखबारों में ऐसे बयान दिए जाते हैं कि अरे मॉडल स्टेट है ये, कानून व्यवस्था हमने बहुत बढ़िया कर दी। अरे आप यहाँ भीड़ जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रही है, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था। तमाम बाबा डाबा हो गए हैं, जो मन में आता 100 बयान देते हैं दूसरे धर्मों के बारे में, दूसरे धार्मिक प्रतीकों के बारे में, सीधे हिंसा का आह्वान कर रहे हैं। अरे हम जर्मनी है क्या हिटलर के? क्या बना रहे हैं आप लोग? बड़ी गंभीर आपकी टिप्पणी है। अगर कोई संवेदनशील नहीं, व्यक्ति, एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, सवर्ण हिंदू जाति में पैदा होने के नाते, जिसके घर में बाकायदा प्रैक्टिसिंग हिंदू कल्चर रहा हो, हमारे लिए बहुत शर्मनाक है ये। हमारे पूर्वजों ने कभी ये सब नहीं सिखाया। हमारे देश की तमाम कठिनाइयां हैं, हमारे देश ने विभाजन झेला, हमारे यहाँ बहुत चीजें हुई हैं ऐसी जो नकारात्मक हैं, एक लंबे समय तक हम गुलाम रहे, लेकिन हम पीछे कोई नहीं जाता, आगे जाता है आदमी। आदमी दुनिया से अच्छी बातें सीखता है, बुरी बातें नहीं। बुरे अतीत से आदमी पिंड छुड़ाता है। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाते, आप एक अच्छा पढ़ने लिखने, बहस करने, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने का वातावरण बनाते, कानून का राज स्थापित करते, उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं ये? और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको सफलता बता रहे हैं, इसको मॉडल बता रहे हैं। ये किसका मॉडल हो सकता है? ये सब सहारन अफ्रीकन देशों से बुरा है और उसी श्रेणी में दुनिया रख रही है इसको, जिसको आप मॉडल बता रहे हैं। किसने आपको मॉडल बता दिया? यूनाइटेड नेशन ने बता दिया, डैम इंस्टीट्यूट ने बता दिया, यूएससीआईआरएफ ने बता दिया, सबने आपके मुंह पे कालिख लगा दी है। आपको शर्म नहीं? झूठ बोलते अपनी नागरिक आबादी से। आपको पता नहीं है आपके बारे में क्या दुनिया देख रही है। टेलीग्राफ ने क्या छापा है आपको? यूके के टेलीग्राफ ने, बीबीसी ने क्या बताया है, रॉयटर ने क्या बताया है? अपनी आबादी से झूठ बोल के अपनी पीठ ठोक रहे हैं। बेशर्म लोग। बहुत ही शर्म की बात है। हम लोगों के लिए इतनी कठिन बात है कि इसको कैसे कोई डिफेंड कर सकता है? किसी सभ्य समाज में, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में, किसी बाहर के सेमिनार में, किसी बाहर की आलोचना में किस मुंह से हम इन चीजों को तथ्य सही ठहराएंगे? हमारे प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में 4 विदेशी नागरिकों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके खिलाफ हिंसा करने पर उतारू हो जाएंगे। बड़ी सवाल आपका बहुत ताकतवर है, इसका जवाब नहीं है किसी के पास, जवाब कोई दे नहीं सकता, कुतर्क होगा। अब ये होगा कि क्या हम सनातन का अपमान होने दें? कहां सनातन का अपमान हो जाता है? सड़क पर हो जाता आप कौन है? आप कौन है अपमान होने न देने के लिए? कानून व्यवस्था है उसके लिए, देश का कानून है, कानून का पालन करने वाली एजेंसी है, वो न करे तो उसके खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। आप कौन है? भीड़ कहां से होती है? किस दुनिया के सभ्य समाज में भीड़ को यह अधिकार है कि वो किसी के बारे में हिंसक और बातें करे? और हिंसा करने की बात छोड़िए, हिंसक बातें करने का अधिकार नहीं है, अपराध है ये। और हम इस तरह के अपराधों को खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं, इसको मॉडल बता रहे हैं। अभी आप सर देख रहे हैं कि दिल्ली में 2 दिन से बड़ी नाराजगी है, 3 दिन से सड़कों पर महिलाएं आधी रात उठा ली जाती हैं, धकेलाया जाता है, टैंकर ले जाया जाता है, महिला के लिए बड़े बड़े कानून बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण, बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े नारे। और उसी महिला को आधी रात पुलिस
टैंकर बर्बरता पूर्वक ले जाती है, सिर्फ इसलिए कि रेप पीड़िता को न्याय दिलाना है, सेंगर की और भी जमानत निरस्त करानी है। उसके आगे और शर्मनाक हुआ है, अब से थोड़ी देर पहले कुछ वहां पुरुष 2-3 महिलाओं को प्ले कार्ड दे के ले गए और भगवा झंडा वो भी लगाए हुए हैं। एक तो हर काम भगवा के नाम पर हो रहा है, हर काम हमारे तुम्हारे मिश्रा जी और सिंह साहब हमारे तुम्हारे धर्म के नाम पे हो रहा है, ये हमारे तुम्हारे नाम पे हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी है। भगवा लेके एक औरत बलात्कारी के समर्थन में खड़ी है। उन औरतों के खिलाफ जो 3-4 औरतें बेचारी अपना दुख रो रही हैं, इस समाज में क्या कर रही हैं? वो किसी को पत्थर मार रही हैं, किसी को गोली मार रही हैं, एक डिमांड कर रही हैं। हम लोकतांत्रिक देश हैं कि नहीं? हम एक लोकतांत्रिक समाज हैं कि नहीं? उनके खिलाफ आप गुंडों का गिरोह चलाए, 2 औरतें भी सामने लिए हुए, प्ले कार्ड लिखे हुए सेंगर साहब की रक्षा में। बताइए, कल कोई राम रहीम की रक्षा में जुलूस निकलेगा, कभी आसाराम के लिए निकलेगा, कभी वो जिस उत्तराखंड में जिस बच्ची के साथ बलात्कार करके बलात्कार की कोशिश में मार दिया गया जिसको जान से, उसके पक्ष में निकलेगा। ये क्या हो रहा है इस देश में भाई? और सब पे भगवा और सनातन, हमारे तुम्हारे नाम पे ये लोग सनातन पे कब्जा कर लेंगे। अरे भाई, हिंदू समाज के जो लोग अपने को हिंदू समझते हो, अगर सनातनी वाकई हो, इंसान, वो सब तो छोड़ दो, इतना ये बहुत कठिन हो जाएगा, इंसान ही हो सामान्य, और तुम्हारे नाम में हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हमारी संस्कृति, भारतवर्ष, हमारे शहीद, इन सब की अगर विरासत है तो यार शर्म करो। बलात्कारियों, अपराधियों, कातिलों के पक्ष में खड़े हो रहे हो। क्या मैं मतलब शब्दहीन हूं, मैं क्या कहूं। मैं तो बहुत ही कई बार मतलब शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। क्या मैं इसको कैसे बयान करूं भाई? तुमने ऐसे सवाल पूछ लिए, इनका क्या बयान करें हम? बुरा हाल हो गया है सर, कोई न तय कर पा रहा है अपराधी कौन है, कोडिन कप है, सिर्फ है, उसको लेकर बवाल कटा हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ नहीं। लोग सवाल करें तो लोग कहते हैं कि हम फिर बुलडोजर चलाएंगे, तो मतलब फिर आप जिसके बाप की लोग। हत्या हो जाए, जिसको रेप कर दिया जाए, जिसको दर दर की ठोकरें खानी पड़े, वो कोई किसी कोर्ट के किसी फैसले से मर्माहत होकर रो भी नहीं सकता, बैठ के अपनी अपनी रो नहीं सकता कि साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसमें कौन सा गुनाह है भाई? इसमें तुम्हारी कौन सा सनातन धर्म की कौन सी धारा खर्च हो जा रही है? रोने भी नहीं दोगे? उन्होंने कोई पेट्रोल डाल के आग लगा दी संसद में, विधानसभा में, सरकारी बस में, किसी ऑफिस में। क्या किया उन्होंने? 4 औरतें प्ले कार्ड लेके बैठी कि साहब हमारे साथ न्याय करो। क्या हो गया? 145 करोड़ का देश 4 औरतों का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत ऐसा सवाल है अब जिसका जवाब नहीं है मैं किसी के पास। मैं इस कार्यक्रम में मुझे भाई, मैं बहुत क्रोधित हो गया हूं। तुम इस कार्यक्रम को रोक दो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। अब इसको नहीं यहीं रोक दो, फिर हम नहीं, तुमसे फिर अगली बार बात करेंगे। मैं क्रोध में कहीं कुछ मुझसे गलत हो जाएगा, जितना नहीं नहीं, हो मैं गया यही दूसरे ज्यादा है। एक छोटा सा एक सवाल करूंगा। नहीं नहीं, नहीं, एक छोटा सा सवाल आपसे। मैं थोड़ा भावुक आदमी हूँ, और मुझे मैं नॉर्मल नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम अब कोई और सवाल मत करो। मुझसे ठीक जो है। हो सकता था, मैं इस विषय पर बहुत व्यथित हूँ, क्योंकि मैं स्त्रियों की इस परिस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गलत हो या सही, नहीं, दुख अगर किसी को रोने ना दे कोई समाज, तो वो समाज, मैं उस समाज को नॉर्मल ढंग से बिहेव नहीं कर सकता। तो मैं तुमसे क्षमा चाहूंगा, फिर तुम्हारे चलिए, किसी कार्यक्रम में। मैं सर, अभी आप वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह को सुन रहे थे। वो अपनी बात कहते कहते बहुत भावुक हो गए और कहना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन बहुत व्यथित थे इस पूरे मामले में। सुनिए जरूर और वीडियो को शेयर करिए जरूर। धन्यवाद, नमस्कार।